काव्य खंड में हमारा अगला जो अध्याय है वो है काव्य दोष। काव्य गुणों के बिल्कुल विपरीत काव्य दोष, जिसे काव्य गुण काव्य की शोभा में श्रीवृद्धि करते हैं, ठीक इसके विपरीत जो तत्व काव्य की सरसता में बाधा पहुंचाते हैं उन्हें काव्य दोष कहा जाता है। ये वो तत्व जो रस के अपकर्ष होते हैं उन तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। मुख्य रूप से काव्य दोष तीन प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, 12th क्लास का जो हिंदी साहित्य का जो काव्य खंड है उसमें तो सीधी सी परिभाषा इसकी हम ले सकते हैं कि जिन काव्य के वो तत्व कविता के अंदर आए, वो शब्द या वो अर्थ जिससे काव्य की सरसता में बाधा पहुंचती हो उसे काव्य दोष कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तीन मुख्य काव्य दोष माने गए हैं, अर्थ दोष, शब्द दोष और रस दोष। हम यह एक एक की परिभाषा लेते हैं। तो पहले तो जो काव्य की सरसता में जिन तत्वों के कारण बाधा उत्पन्न होती है उनको काव्य दोष कहा जाता है, अर्थात काव्य की सुंदरता के बाधक तत्वों को दोष कहा जाता है। संभवतः आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी कि काव्य के सुंदरता में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। काव्य दोष में सर्वप्रथम हम सबसे लेते हैं श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति यानी सुनना, वो शब्द जो सुनने में हमें कटु लगे, कठोर लगे, कड़वे लगे, वो कहलाते हैं श्रुति कटुत्व दोष। कठोर अक्षरों वाले, सुनने में अप्रिय, जो सुनने में हमें प्रिय नहीं लगते, कड़वे कह दो या अप्रिय कह दो, अर्थात श्रुति कटु शब्दों का काव्य में प्रयोग श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इसमें डिफ़िकल्ट परिभाषा नहीं है कि वो तत्व, वो शब्द जो सुनने में हमें कड़वे लगते हैं, कठोर लगते हैं। परस जो वर्ण है, टैट है, डैड है, ये जो वर्ण है, उन वर्णों की जिस काव्य में अधिकता हो तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, बर्तना से भीत हो वे बाल तब चुप हो गया। आलोचना से, बरसना कहते किसी की निंदा करना, उससे डरकर बालक चुप हो गया। तो यहाँ पर ये बरसना जो शब्द है ये सुनने में थोड़ा हमें कटु लगता है, इसमें कठोरता है इस शब्द में। तो जहाँ सुनने में जो कर्ण प्रिय ना हो, कानों को जो अच्छे नहीं लगते हो, वो शब्द श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ बरसना में श्रुति कटुत्व दोष है। क्लिष्ट दोष, क्लिष्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। क्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है कठिन। जब अर्थ सहज ही समझ में ना आए, यहाँ अर्थ से संबंधित है, वहाँ शब्द से संबंधित था, यहाँ अर्थ से संबंधित है। जब अर्थ सहज ही समझ में न आवे, अर्थात अर्थ समझने के लिए बहुत ही माथापच्ची करनी पड़े, बहुत दिमाग लगाना पड़े, तो वहाँ पर होता है क्लिष्ट दोष। क्लिष्ट यानी कठिन, जो अर्थ समझने में बहुत माथापच्ची करनी पड़े, समझने में बहुत दिक्कत आए, तो वहाँ होता है क्लिष्ट दोष। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। हेम हिमालय पर्वत को कहा गया है, सुता पुत्र को कहा गया है, पति वाहन प्रिय। यहाँ देखिए, हेम हिमालय की पुत्री, हिमालय की सुता पुत्री यानी पार्वती, पार्वती के पति यानी भगवान शिव, शिव का वाहन अर्थात बेल। कितनी माथापच्ची करनी पड़ी। हेम सुता पति वाहन, हेम यानी हिमालय, सुता यानी कि पुत्री अर्थात पार्वती, पार्वती के पति अर्थात शिव, शिव का वाहन अर्थात बेल। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का अर्थ देखिए क्या निकल कर आता है। यहाँ हेम सुता पति वाहन शब्द का अर्थ सहज ध्यान में नहीं आता, अर्थात हिमालय की सुता पार्वती को कहा जाता है, हिमालय की बेटी पार्वती, और उनके पति शिव, शिव के वाहन बेल। अर्थात यहाँ पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ मूर्ख। तो ऐसे शब्द जिनको समझने में बहुत ही हमें क्लिष्टता मालूम हो, बहुत ही हम कह सकते कि माथापच्ची करनी पड़े, तो वहाँ क्लिष्ट दोष होता है। अगला हमारा जो दोष है, चुप्त संस्कृति दोष।
वहाँ होता है जहाँ व्याकरण सम्मत शब्द का प्रयोग नहीं होता। किसी वाक्य में अगर शब्द का लिंग और वचन या अन्य आधार पर उसमें अगर अशुद्धि है तो वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष माना जाता है। उदाहरण लेते हैं, हमें पहले परिभाषा देख लीजिए। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है तो वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष होता है। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। इस निराशता को छोड़ आशा से लोग काम। यहाँ पर ये जो निराशता शब्द है यह गलत है, व्याकरण सम्मत नहीं है। निराश शब्द के साथ ता प्रत्यय लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी, यानी यहाँ पर जो ता प्रत्यय आया निराश शब्द के बाद में वह उचित नहीं, व्याकरण सम्मत नहीं है। अतः परिभाषा हुई, जब किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण सम्मत नहीं होता तो वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष होता है। जैसे लावण्यता ये शब्द है, तो लावण्यता शब्द में लावण्य शब्द के साथ ता प्रत्यय लगाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, लावण्य शब्द ही सही है। तो इस तरह से अगर कोई शब्द व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है तो वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष होता है। उसके बाद में आता है अश्लील दोष। अश्लील शब्द का अर्थ आप जानते हैं, जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे मीची आँख पिए की निरखी पाद दीन तत्काल। यहाँ पाद यानी पाद शब्द का अर्थ वायु शब्द में अश्लील दोष है। यहाँ पाद की जगह पैर शब्द दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर पाद शब्द दे दिया गया है, इसलिए इसमें अश्लीलता है। हम पाद शब्द का अर्थ जानते हैं, जो वायु होता है उस वायु से लिया जाता है। तो यहाँ पर यह अश्लील शब्द आ जाने से यहाँ पर अश्लील दोष पाया गया। अगला है ग्राम्यत्व दोष। साहित्यिक रचना में यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साहित्यिक रचना में अगर बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। यह मूड शब्द ग्रामीण भाषा का शब्द है। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर इस शब्द की जगह सिर दिया जा सकता था, मस्तिष्क दिया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर रचयिता ने मूड शब्द का प्रयोग किया है। कभी कभार अंचल विशेष की संस्कृति के आधार पर जो कवि होता है तो वह ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करता है अपने कविता को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए। क्योंकि वो साहित्यिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि वो अनुचित माना गया है, सही नहीं माना गया है। तो इसलिए अगर साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग अगर कोई साहित्यकार करता है, रचनाकार करता है, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। मूड यानी सिर पे मुकुट धरे हुए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही शोभायमान लग रहे हैं। यहाँ पर सिर के लिए मूड शब्द का प्रयोग किया है कवि ने, इसीलिए यहाँ पर इसमें ये मूड शब्द ग्रामीण भाषा का शब्द हो जाने के कारण यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष है। अगला है पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति का मतलब होता है एक ही शब्द दोबारा आना। और ये दोष कब माना जाता है? ये दोष तब माना जाता है जब किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है फिर भी उस शब्द को दोबारा प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। उदाहरण देख लीजिए, पहले परिभाषा, जहाँ किसी शब्द की अनावश्यक पुनरुक्ति हो, जरूरत ही नहीं है उस शब्द की, और फिर भी रचनाकार अगर उस शब्द को दे देता है, वाक्य में प्रयुक्त कर देता है, तो वहाँ पुनरुक्ति दोष माना जाता है। जैसे सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। यहाँ यह पूरी की पूरी जो पंक्ति है, जगत और जहान शब्द का एक ही अर्थ है। जगत और जहान दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पर जहान शब्द की आवश्यकता नहीं थी। ये एक ही शब्द है और उसी शब्द को दोबारा दे दिया गया, दोनों का अर्थ एक ही है। अतः जहाँ जगत के बाद जहान शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अतः यहाँ पर पुनरुक्ति दोष माना गया। पुनरुक्ति का मतलब होता है एक ही शब्द को दोबारा लेना, जबकि वहाँ उस शब्द की आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद उस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहाँ पर होता है पुनरुक्ति दोष। सातवां दोष है अप्रतित्व दोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग काव्य में अप्रतित्व दोष कहलाता है।
डेफिनेशन एक बार फिर सुनिए। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग अगर कोई कवि करता है अपने रचना खंड में तो उसे अप्रतित्व दोष कहा जाता है। विश्व में ये गोदावरी अमृतन को फल देत। अपन विश्व शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में क्या होता है? जहर। लेकिन यहाँ यह जो शब्द है विश्व शब्द, ये शास्त्रीयता के आधार पर कवि ने यहाँ पर विश्व शब्द का प्रयोग जल के लिए प्रयुक्त किया है, जो कि लोक व्यवहार में नहीं होता। विष का मतलब जहर होता है, लेकिन यहाँ कवि ने जानबूझकर विषमय शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया है, इसीलिए यहाँ पर अप्रतित्व दोष है। तो लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग अप्रतित्व दोष कहलाता है। न्यून पदत्व दोष नाम से स्पष्ट है। न्यून यानी कम, कोई शब्द कम आए, किसी पद में किसी शब्द की कमी हो और उसकी आवश्यकता महसूस की जा रही हो, तब वो अर्थ पूरा हो रहा हो, तो वह होता है न्यून पदत्व दोष, जहाँ अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो। अगर अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की किसी काव्य में, किसी पद में उसकी कमी हो और अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द को जोड़ना पड़े, तो वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है, तब वह अर्थ निकलता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु तू साधु, यानी पानी, अग्नि, हवा, प्रभु ने सबके लिए, चाहे वो असाधु हो चाहे साधु हो, चाहे दुर्जन हो और चाहे सज्जन हो, सबके लिए समान व्यवस्था की, चाहे पानी हो या अग्नि हो या हवा हो। तो यहाँ पर यहाँ समान व्यवहार शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ साधु के बाद में खड़ी पाई है, यहाँ ये जोड़ा जाना चाहिए था कि पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। यहाँ पर कमी है, किस चीज़ की? समान व्यवहार वाले शब्द की कमी है। साधु हो चाहे असाधु हो, यहाँ पर भगवान ने पानी की, पावक की और पवन की सबके लिए समान व्यवस्था की। तो यहाँ पर एक चीज़ की कमी है इस पद में, यानी समान शब्द की कमी है। तो जिस पद में किसी शब्द की कमी हो तो उसे कहते हैं न्यून पदत्व दोष। न्यून का मतलब होता है कम, यानी कमी, किसी शब्द की कमी हो। इसके विपरीत अधिक पदत्व दोष, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो, जिस शब्द की आवश्यकता ही नहीं हो और उस शब्द का प्रयोग कर दिया गया हो, तो वहाँ पर होता है अधिक पदत्व दोष। एक बार फिर सुनिए, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर होता है अधिक पदत्व दोष, यद्यपि वहाँ उस शब्द की आवश्यकता नहीं थी। जैसे लपटी पूप पराग पद सनी स्वेद मकरंद। पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः यहाँ पूप शब्द अनावश्यक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यहाँ पूप शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि पराग तो पुष्प का ही होता है, इसलिए यहाँ पर जो पूप शब्द है उस पूप शब्द को कवि ने अनावश्यक यहाँ इसका प्रयोग किया है। तो इस तरह से काव्य दोष, वैसे तो और भी कई काव्य दोष है, लेकिन मुख्य जो काव्य दोष है मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे, उसका पठन नहीं करेंगे, मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप 2 बार 3 बार आप ज़रूर उसको एक बार रीड करें, देखें, पढ़ें, तो संभव तो आपको समझ में आ जाए कि कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, उसको अगर हम रिपीट करते हैं तो रिपीट करने से वो चीज़ स्थायी हो जाती है। इसलिए आप लगातार आप इसको 2-3 बार अगर एक बार में समझ में नहीं आई तो वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा कठिन नहीं है। काव्य दोष का मतलब होता है रस में बाधा पहुंचाने वाले, काव्य के रसों के बाधक जो तत्व होते हैं उनको काव्य दोष कहा जाता है। तो संभवतः आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। अगला हमारा जो अध्याय होगा वो होगा अलंकार। नमस्ते।